नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं ओलंपिक की हैट्रिक अवार्ड्स के लगाने वाले और देश के सितारे राजस्थान के सपूत देवेंद्र झाझड़िया जी, जिन्होंने हाल ही जापान में हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में रजत जीता और देश का मान बढ़ाया। देवेंद्र जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। इस बार का जो ओलंपिक रहा, पहले के जो आप ओलंपिक खेले उससे कुछ डिफरेंट था या कुछ ज्यादा अंतर नहीं था? नहीं, बिल्कुल बहुत डिफरेंट था, क्योंकि एक तो कोविड था जी, तो एक अपने आप में एक भय रहता था कि ग्राउंड पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि पर डे आपकी टेस्टिंग हो रही है। कहीं मैं पॉजिटिव नहीं मिल जाऊं, कहीं मैं पॉजिटिव नहीं मिल जाऊं। फिर आप कहीं भी बाहर निकल रहे हो तो मास्क लगाना जरूरी है, हाथ को सैनिटाइज करो। आप कहीं टच हो गया तो तुरंत सैनिटाइज करो। तो फिर टोक्यो पहुंचे और वहां जाकर के देखा कि बगैर दर्शक आपको खेलना होगा। तो मेरा 2 ओलंपिक का एक्सपीरियंस था, तो मेरा वो ऐसा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो जो भी है, ओलंपिक हो रहा है ये अच्छी बात है। और हमारा टारगेट तो 16 से 20 का था ओलंपिक का। 1 साल पोस्टपोन्ड हो गए। जी बिल्कुल। तो 1 साल पोस्टपोन्ड होने से एक्चुअली मेरे एक बार तो ऐसे फील आया कि एज 39 से 40 हो जाएगी। तो लेकिन लास्ट में मैंने ये सोचा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 1 साल और ट्रेनिंग करेंगे। और कई बार ऐसे फील होता था कि होंगे क्या नहीं होंगे। न्यूज़पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैसेज मिलता था टोक्यो ओलंपिक पे खतरा मंडराया। वो न्यूज़ सबसे खतरनाक लगती थी हमें। बिल्कुल। तो उस समय एक पैनिक करने वाला टाइम रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि अगर दर्शक नहीं, वो कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो दर्शक को ये नहीं कि हमारे लिए ताली बजा, लेकिन उत्साह वर्धन के लिए होता है कि हमारे को देख रहा है। एक चैलेंज होता है नया कि हाँ, लोगों के सामने हमें को परफॉर्म करना है। उस टाइप से मान सकते हैं। नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो जब भीड़ होती है वहां पे मैं हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देता हूँ। मेरा पीछे का रिकॉर्ड देखोगे तो जो बड़े ओलंपिक इवेंट हुए, जैसे एथेंस 2004 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता, रियो में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। तो जो बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मेरी लाइफ में मिला है उसमें मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि वहां पे दर्शक ज्यादा होते हैं, एक मोमेंट होता है बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का। अब की बार वैसा नहीं था। देश में और भी कोई है जिसके पास में ये 3 अवार्ड हो, यानी कि ओलंपिक की हैट्रिक हो? नहीं, गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल इंडिविजुअली किसी ने नहीं जीता आज तक। तो ओलंपिक पैरा ओलंपिक में मैं फर्स्ट इंडियन हूँ और ये मेरा सपना था। हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि ओलंपिक खेले और मेडल जीते। मेरा थोड़ा सा अलग सपना था कि मैं ओलंपिक खेलूं ही नहीं, मेडल नहीं, मैं मेडल की हैट्रिक बनाऊं। तो मेरा बड़ा सपना था, उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। नहीं, आप जन टीवी के स्टूडियो आए थे 4 साल पहले, तो आपने प्रॉमिस भी किया था कि मैं वापस एक बार आपसे मिलूंगा और हैट्रिक लगा के हमारी मुलाकात होगी, और निश्चित रूप से आपने हैट्रिक भी लगाई। कुछ भारत में अब की बार उत्साह अलग दिखाई दे रहा है स्पोर्ट्स को लेकर के। परिस्थितियां बदली हैं या फिर कहें कि एक नया जोश है लोगों में? आपने पहली बात बोला कि आपने उसमें टीवी में आकर के 16 में मैं न्यूज चैनल पे आया था, आपके ऑफिस में था और मैंने बोला था कि देखना मैं हैट्रिक करूंगा। और सबसे अच्छी बात थी 4 साल नहीं, वो 5 साल पुरानी रिकॉर्डिंग आपके पास थी। जब मैंने मेडल जीता था आपने वो रिकॉर्डिंग भी चलाई जी। तो सबसे पहले तो मैं जन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने छोटे छोटे रिकॉर्ड रखते हो, खिलाड़ियों का इतना हौसला बढ़ाते हो। बात रही बदलाव की जी, तो अब की बार पैरालंपिक, विशेष तौर पे ओलंपिक पैरालंपिक्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन दिया। आज तक का ओलंपिक में हमने सबसे ज्यादा मेडल जीते और पैरालंपिक्स में तो अपने आप में कोई सोच नहीं सकता। आज तक हमने 12 मेडल जीते थे पिछले जितने भी पैरालंपिक्स हुए, और अब की बार अकेले एक टोक्यो में हमने 19 मेडल जीते। ग्रेट। तो ये बदलाव नहीं कहूंगा, ये एक मिशन था। और इस मिशन में यदि कोई सबसे बड़ा इन्वॉल्व था, एक व्यक्ति का मैं नाम लूंगा तो वो नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने 2015 में पैरा खिलाड़ियों को टॉप्स स्कीम में जोड़ा जी। आप जाइए गांधीनगर, आज 18 साल के बच्चे को वो फैसिलिटी मिल रही है। उनको एसी रूम मिल रहे हैं, कोच मिल रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन मिल रहे हैं।
तो 18 साल के बच्चे को जूनियर प्लान लेकर के वो चल रहे हैं, तो वो उनका मिशन है। उस मिशन में हमने टोक्यो पैरालंपिक में परफॉर्मेंस दी थी, ये कोई तुक्का नहीं था, हमें पता भी था। हमारे बहुत से खिलाड़ी 4th और 5th में फिनिश किया है, वो भी आने वाले टाइम के हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट होंगे। और ओलंपिक की मैं कहूँ कि थोड़े से हमें शूटरों ने निराश किया था, मेरे को बहुत होप थी शूटर से, वहां पर भी हम 12-13 मेडल आराम से जीतते जी। तो ये बदलाव था और मैं ये कहूंगा कि ये एक बदलता हुआ भारत है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। यहाँ एक बात कोट करनी होगी कि जब पहला आपने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता, उस परिस्थिति में आज की परिस्थिति में मुझे अंतर दिखाई दे रहा है, खासकर फैसिलिटीज, जो रेस्पेक्ट, क्योंकि पहले यही माना जाता है कि ओलंपिक में जिसने पांव भी रख लिया तो उसको माना जाता था कि हाँ ओलंपियन है, और पैरा में अगर गोल्ड भी लेकर के कोई आ गया तो वो एक नजरिया लोगों का नहीं होता था। ये बदलाव देख रहे हैं आप? बिल्कुल बदलाव मैं साफ साफ देख रहा हूँ। 2004 के अंदर मैं मेरे खुद की टिकट खर्च करके, और जो मेरी सैंडो थी, मैंने बनियान पहनी थी ओलंपिक के टूर्नामेंट में, वो मैंने खुद ने खरीद के पहनी थी। लेकिन मेरा जज्बा कम नहीं था, उस पर इंडिया का नाम था, मेरे को वही चाहिए था। पैसे खुद के लगे, मैनेज कैसे किया वो मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी ने कैसे किया वो जानते हैं। लेकिन जब मैं एथेंस में वार्म अप कर रहा था तो मेरा कंपटीटर चाइनीज था, तो उसको 3 बंदे वार्म अप करवा रहे और देवेंद्र अकेला वार्म अप कर रहा है, एक स्टाफ का साथ में टीम मैनेजर, क्योंकि मेरा कोच तो गए नहीं, तो देवेंद्र के पास खुद के पैसे नहीं थे भरने के पास, तो कोच कहां से जाएगा उनका। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा एक के पीछे 3 कैसे हैं? तो मेरे को उन्होंने बताया कि देख, एक तो इसका फिजियोथेरेपिस्ट है, एक इसका कोच है और एक इसका फिटनेस ट्रेनर है। तो मैंने कहा एक के पीछे 3? बोला हाँ ऐसा होता है वर्ल्ड लेवल पे। मैं भी कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम, छोटा ही था। लेकिन अब की बार मैं टोक्यो गया तो मेरे पास कोच भी था, मेरे पास फिटनेस ट्रेनर भी था और मेरे पास फिजियो भी था। वो तीनों थे। मतलब ये 17 साल पहले जो दृश्य देखा वो आज सुविधाएं हमें आज मिल रही हैं। तो वो सपना था, वो पूरा हुआ मेरा। और मेरे पिताजी ने उस टाइम में बोला था, जब मैं जा रहा था तो वो एयरपोर्ट मुझे छोड़ने गए थे जी। कोई नहीं था साथ, अकेला था, बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए बाप गया हुआ था। उसने, पिताजी ने एक बात बोली मुझे कि देख, यहाँ से जीत के आएगा तो एक दिन इस देश में बदलाव होगा। तो मैं कहता हूँ मेरे पिताजी का सपना आज कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो पूरा किया। निश्चित रूप से। इसमें देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, राजस्थान में एक बात कही जाती है कि जब बोर्ड के रिजल्ट में अक्सर देखा जाता है कि गूदड़ी के लाल, तो देवेंद्र झाझड़िया जो आप उसी तरह से देखिए कि गूदड़ी के लाल हैं, यानी कि धरातल, विषम परिस्थितियां और किसी तरह का कोई कॉपरेशन नहीं हो, कोई मार्गदर्शन नहीं हो। सबसे बड़ी बात है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। हम इसी में कंटिन्यू, एक बार टोक्यो के एक्सपीरियंस जिस तरह के रहे, थोड़ा ट्रेनिंग को लेकर के हम जानना चाहेंगे कि अब ओलंपिक के पैरामीटर्स भी बदल गए हैं, और जैसे आपने कहा अब की बार तो बहुत ही डिफरेंट थे। वो सुविधाएं भारत में सारी अभी मिल पा रही है, चाहे साई के कोचिंग सेंटर्स हों या फिर आप लोग जहां ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कि अभी भी आपको फॉरेन जाने की जरूरत पड़ती है? देखिए, भारत में लास्ट 4 सालों में हमने काम किया है। आपको याद होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था जब हम रियो से आए थे, तो उन्होंने ये बात बोला था कि टास्क फोर्स का मैं गठन करूंगा जी, और उस टास्क फोर्स का मैं भी मेंबर था। तो हमने सुझाव दिए और वो सुझाव थे 385 पन्नों के, हमने सुझाव दिए थे उनको बना करके, उन पे काम किया। उसमें पूरा लिखा था हमने कि सेंटर पे न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, आपका फिटनेस ट्रेनर भी होना चाहिए। स्पोर्ट्स साइंस इंडिया का नहीं था इससे पहले। उसके बाद साई ने अलग अलग सेंटरों के लिए भर्तियां की, फिजियोथेरेपिस्ट लेकर के आए, फिटनेस ट्रेनर लेकर के आए, न्यूट्रिशन लेकर के आए, यहाँ तक कि हाई लेवल का शेफ भी लेके आए। जो खाना हमारा बनाता है, जो गांधीनगर में बनाता है, वो ताज होटल में था पहले, 5 स्टार में। गुड। तो ऐसा नहीं है, वो प्लान थी, उस प्लान पे भारत सरकार काम कर रही है। एक जूनियर प्रोग्राम बहुत अच्छा चला है भारत सरकार ने, खेलो इंडिया, आपने नाम सुना? बिल्कुल, प्रमोट। खेलो इंडिया में ग्रास रूट का बंदा जाता है, उसको सालाना इतनी सुविधाएं मिलती हैं
यहाँ तक कि उस बच्चे को पॉकेट मनी भी देती है भारत सरकार, वे 10,000 रुपए इसको पॉकेट मनी भी दी जाएगी, बाकी सब फ्री है उसका, फूड सप्लीमेंट से लेकर के किट लेकर के कोचेज सब चीजें फ्री हैं। अब हम आते हैं राज्य सरकार की तरफ। जी बिल्कुल। तो राज्य सरकार को इसमें काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि राज्य सरकार में आपने देखा होगा यहाँ को कोचेज नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस ट्रेनर, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर वो तो है ही नहीं। राज्य सरकारें जो मिलके काम करेंगे सेंटर के साथ, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी हैं वो स्टेट में ट्रेनिंग करते हैं, स्टेट में अच्छे ग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास में दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं हुआ करते थे, अभी भी थोड़ी थोड़ी सुविधाएं मिल रही हैं। हरियाणा में सारी फैसिलिटीज हैं, या हरियाणा की जिक्र होता है कि हरियाणा में देखिए आप कि हरियाणा में किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराती है सरकार, वहां स्पोर्ट्स को काफी बढ़ावा देते हैं। देखिए हरियाणा राजस्थान के अकॉर्डिंग बहुत छोटा स्टेट है जी, बहुत छोटा है, लेकिन 1 मिनट के लिए आप बजट देखिए, राजस्थान का लगभग 100 करोड़ बजट है, हरियाणा का 400 करोड़ बजट है। आपके पास बजट नहीं है, हरियाणा के पास बजट है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वहां पे हरियाणा में स्पोर्ट्स पॉलिसी बहुत पहले से है, और उस स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंतर्गत वो नौकरी भी लगते हैं बच्चे, उनको फैसिलिटियां मिलती हैं वहां पे, और ट्रेनिंग सेंटर छोटे से छोटा जो तहसील लेवल है उस पे भी आप देखोगे स्टेडियम है हरियाणा में। और कई तो गांव ऐसे हैं जो कस्बे टाइप के गांव हैं, उनमें भी छोटे छोटे स्टेडियम, नर्सरी के बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वहां। इससे आगे मैं एक बात बोलूंगा, हरियाणा में स्पोर्ट्स कल्चर है। जब मैं जीत के आता हूँ, देवेंद्र झाझड़िया हरियाणा का मान लो जीत के आता है डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट की बात करूंगा मैं, छोटा बच्चा, तो उसका पड़ोसी आके उसको 10 किलो घी देता है। वो बात घी की नहीं थी, वो नहीं, वो एक बात थी हौसला बढ़ाने की, वो बात थी एक प्रचार की, एक प्रसार की, कि देखो हमारे बेटे ने मेडल लिया है, डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना है, इस लड़के को हम मानते हैं कि ये चैंपियन है और आने वाले टाइम में देश के लिए ओलंपिक मेडल लेके आएगा। बिल्कुल एक जज्बा भी होता है, और वो देखते हैं कि अपनापन जो उनमें होता है कि ये इमोशंस जुड़े होते हैं इसमें, और निश्चित रूप से एक बदलाव मैं देख रहा हूँ। अपने यहाँ से कुछ चूरमा लेके गए आपके लिए भी? नहीं बिल्कुल, मेरे साथ खिलाड़ी हरियाणा के ज्यादातर हरियाणा के हैं, तो हम यहाँ से गए तो जब टोक्यो पहुंचे, टोक्यो एयरपोर्ट पे, तो लंबा समय लग गया था, बिल्कुल, तो हमने हमारा वो चूरमा ही निकाल लिया, हरियाणा लेके आगे, रामपाल था मेरे साथ, भाई साहब बोला चूरमा घर से लेके आए हैं, बैठ करके हमने पिक भी ली वो मैंने। राजस्थान के चूरमे थोड़ा डिफरेंट होता है, मलीदा टाइप होता है, उनका थोड़ा सा टाइप, हाँ उनका थोड़ा सा अलग होता है, हमारा थोड़ा सा अलग होता है। तो वहां पे वो चूरमे वाली कल्चर है, राजस्थान में भी थोड़ा डिफरेंट जरूर है, लेकिन खुले मन के हरियाणा के लड़के और दिल से रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, और मुझे अच्छा लगता है कि एक माहौल भी मेरे लिए बना रहता है कि एज ए सीनियर प्लेयर, सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला, तो हर कोई नाम लेता ही नहीं है, नाम भूल गए मेरे सब भाई साहब भाई साहब भाई साहब। नहीं ये तो है बिल्कुल। और देखिए स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्समैन के लिए मैं बहुत बार देखता हूं, आज भी बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनका एक रेस्पेक्ट है, सीट छोड़ना, भाई साहब कहना, उनके ढोक देना, ये एक कल्चर है। मुझे लगता है कि एक संस्कार में भी होना चाहिए, और डिसिप्लिन का दूसरा नाम स्पोर्ट्समैन भी होता है, एथलीट होता है, कि वो अनुशासित रहे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान के सपूत, देश के वीर, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मेडल लेके आए देवेंद्र झाझड़िया जी। देवेंद्र जी, एक मैं बात जानना चाहूंगा, एक लंबा सफर आपका हो गया इसमें, ओलंपिक में भी, तो एक एज, जिस एज में आपने पहला गोल्ड जीता, और इसमें कुछ आपको महसूस हो रहा है कि एज भी कहीं आड़े आ रही है? एक्चुअली मैं पहला मेडल जीता था तो 23 साल उम्र थी, और बड़ी सिमिलरिटी मिलती है कि नीरज ने भी 23 साल की उम्र में मेडल लिया है। तो एज फैक्टर एक होता है एक टाइम के बाद, इसमें कोई शक नहीं है, पर सबसे बड़ी बात ये इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आप साइकोलॉजिकल ये मत मानो कि मेरी एज हो गई। जी, ये सवाल मेरा इसी वजह से था कि बहुत सारे लोग ये अच्छा 30 साल का हो गया, 35 साल का अब नहीं कर सकता। ये मेरा उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है कि एज मायने नहीं रखते स्पोर्ट्स में, आप में जज्बा मायना रखता है।
तो मेरा 35 साल उम्र थी पिछले ओलंपिक्स में, टोक्यो रियो में। तो एक मेरे फ्रेंड ने 2013 में मेरे से बात की, तो मैंने कहा यार मैं रियो पैरालंपिक्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी। तो भाई साहब खेलोगे आप? अरे मैंने कहा क्यों, 35 साल एज हो जाएगी आपकी, 35 साल तो बहुत हो जाती है, लगभग छोड़ जाते हैं खिलाड़ी। मैं क्या बात करते हैं आप, तो बहुत नजदीक था। मैंने कहा देखना मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। तो वो कुछ नहीं बोला। वो तो मेडल आया, उसके बाद उसने कहा भाई साहब आपने तो कहा वही कर दिया। तो मैंने कहा देखो बात ऐसी, उसके लिए हमने ट्रेनिंग की। और 16 के बाद में जब चर्चा चली कि अब एक बार शोल्डर में काफी इंजरी हो गई थी, एशियन गेम बहुत बैड निकला मेरा, कहीं परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो शोल्डर में इंजरी हुई। तो मैंने वाइफ को बोला कि अब मेरे को गेम छोड़ देना चाहिए शायद, क्योंकि बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, रिकवरी भी नहीं हो रही है। तो इन्होंने वाइफ ने कहा नहीं डॉक्टर को मत दिखाओ, एक बार फिजियो को दिखाओ, अपने जानकार फिजियो इतने हैं। तो मैं फिजियो को दिखाया, हमने फिजियो ने कहा मैं ठीक कर दूंगा। तो इस रिकवरी में मेरे को 2 साल लग गए। ओहो। और मैंने पहला थ्रो, मुझे आज भी याद है, 2019 में 25 मीटर से शुरुआत की थी जोलन की, कि भाई 25 मीटर फेंक सकता हूँ, धीरे 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 धीरे। तो खेल ने मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि धैर्य बहुत सिखाया मेरे को लाइफ में। जब मैं 40 का हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला मेरे को जाने से पहले कि 40 साल एज है, कैसे मेंटेन करते हो। तो मैंने उनको भी यही कहा, एज एक जस्ट ए नंबर, कुछ नहीं है। मेरी जो ट्रेनिंग प्लान थी मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम मैंने जो टोक्यो की ट्रेनिंग की, उसमें जो मेरी एक्सरसाइज, जो फास्ट मूवमेंट थे, रनिंग थी, वो मेरी 25 की एज में जो परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस थी। गुड। और 20 साल के बच्चे मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे, उनसे मैं आगे निकलता था। तो मैं कहता था भाई 20 वालों को हरा रहा हूं तो 40 में काउंट ही क्यों कर रहा हूं, तो 20 का ही हूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल इसमें कोई बात भी नहीं है। आज भी जज्बा सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी चीज के लिए आपका पैशन होना चाहिए कि मैं ये जंग जीतूंगा। पहले जैसे ब्रेक से पहले हम कुछ सुविधाओं की बात कर रहे थे, अब रास्ते राजस्थान में भी खुल रहे हैं। जैसे सरकार ने नौकरी ऑफर कर रही है, ओलंपियंस को पैसा भी दे रही है, तो ये कह सकते हैं कि 2 कदम अब राजस्थान भी उस दिशा में काफी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा जैसे राजस्थान सरकार, विशेष तौर पे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर चांदना जी, अशोक चांदना जी का एक विजन है, और उनका सबसे पहला विजन था कि मैं खिलाड़ियों को जॉब दूं, और उसने पर्सनल लिया उस बात का। उसके लिए उसने बहुत काम किया, पॉलिसी बनाई। हाँ, खुद भी प्लेयर है। 2016 की बात थी जब मेरा रियो में मेडल आया था, अनाउंसमेंट किया था राजस्थान सरकार ने कि देवेंद्र झाझड़िया को जॉब दी जाएगी, और वो एक पॉलिसी भी बनाई उन्होंने। उस पॉलिसी में इन्होंने फिर अमेंडमेंट किया, और फाइनली लगभग 400 खिलाड़ियों को जॉब मिली है सरकार। ये अपने आप में बड़ी बात है। राजस्थान में आज हम कह सकते हैं कि जो नेशनल मेडलिस्ट प्लेयर हैं वो बेरोजगार नहीं है। एक सोसाइटी में मैसेज गया है कि मेरा खिलाड़ी है, मेरा बेटा वो खिलाड़ी बन के डीवाईएसपी बन सकता है, मेरा खिलाड़ी है वो रेंजर भी बन सकता है। तो ये अच्छी, मतलब मैं कहूँगा ये सबसे अच्छा मैसेज है राजस्थान में। उसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पैसा निश्चित रूप से एक जरूरत है, क्योंकि आदमी के पास में जॉब होती है तो कम से कम उसको भविष्य की रोजी रोटी की चिंता नहीं होती है, वो एक बहुत जरूरी होती है। अदरवाइज तो यही होता है, घर वाले कहते हैं कि यार कब तक खेलते रहोगे, क्या हुआ, अभी नौकरी की परवाह करो। ये आपको भी सुनना पड़ा होगा कभी? हाँ, मेरे को सुनना पड़ा। दरअसल मैं आपको बताऊं, मेरे खेल की शुरुआत में मैं जब पहला स्टेट खेला था तो मेरा सपना था मैं पीटीआई बनूं। तो उस टाइम सीपीएड करते थे बच्चे, तो मैं सोचता था यार सीपीएड करके मैं पीटीआई बनूंगा और मेरे को कोटा मिलेगा। तो कॉलेज लेवल पे आए तब पता चला कि आपको डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है, अच्छे खिलाड़ी हो तो आप डायरेक्ट ट्रायल देके भी लग सकते हो। तो फिर मेरा सपना है रेलवे में ज्वाइन करेंगे हम, तो डायरेक्ट ट्रायल दे करके। तो हमारा सपना वही था बड़ा। रेलवे में ज्वाइन किया मैंने, सामान्य खिलाड़ी में ट्रायल दी और मैं नेशनल मेडलिस्ट था एबल में भी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर पता चला कि यार ओलंपिक एशियन भी होता है, उसमें भी जीतेंगे हम। तो फिर मैं पैरा एशियन गेम खेला, ओलंपिक पैरा में आ गया फिर मैं। तो घर वालों ने सबसे पहले, मेरी मम्मी यही कहती थी बेटा नौकरी मिल जाएगी क्या, क्योंकि देखिए जरूरत है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका परिवार जुड़ा होता है, पेरेंट्स जुड़े होते हैं। मेडल के साथ साथ उनकी भी इच्छा होती है कि ये एक संपन्न हो सके और एक निर्भरता किसी पर नहीं रहे खिलाड़ी की, उसको पैसा इतना मिलता रहे कि वो अपने खेल को भी आगे बढ़ाता रहे, अपना काम भी चलाता रहे। ये बहुत जरूरी भी है, और मुझे लगता है कि सरकार राजस्थान हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो,
इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं और तभी एक माहौल भी बन पाएगा। अदरवाइज तो गोल्ड मेडल आप लेके आ रहे हो और बेरोजगार घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन खिलाड़ियों में एक निराशा पैदा कर सकता था, जो देखें कि यार हम जीवन का, हमारा यौवन है या कहेंगे युवा अवस्था थी, हमने उसको बेकार कर दिया। अगर हम भी कहीं पढ़ रहे होते थे तो आईएएस बनते, आईपीएस बनते और कुछ बनते। लेकिन एक चलिए बहुत ही एक रेस्पेक्ट है मुझे जो लगता है इस तरह से। देवेंद्र जी, आप पैरा से पहले कभी डायरेक्ट उसमें जो जनरल गेम्स हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया आपने पहले? मैं पहले, मेरे को पैरा का नॉलेज ही नहीं था जी। 95-96 में मैं 10वीं कक्षा में था, तब मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। गुड। और कहीं न कहीं देखो, सच तो बताऊं मैं आपको कि एक कमजोर ने कहलाने की जिद ने मुझे चैंपियन बनाया, क्योंकि हर कोई मेरे को कमजोर बोलता था। अरे कुछ नहीं कर सकता, ये एक हाथ है, क्या करेगा। ग्राउंड में चला जाता तो बोलते थे, अरे ग्राउंड में क्यों आया है, आपका क्या काम है यहाँ पे, पढ़ाई करो जाओ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, मैं कमजोर तो नहीं कहलाऊंगा। जिद थी वो, तो मैं खुद का भाला बना लिया और खुद की ट्रेनिंग करता था। तो फिर डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना। उस दिन ऐसे लगा कि आज मुझे कोई कमजोर नहीं कहेगा। रिस्पेक्ट भी मिली मेरे को, और थोड़ा सा अभी आप सामान्य खिलाड़ियों में जीतते हो तो आपका हौसला भी बढ़ाते हैं। फिर तो उसके बाद मैं कॉलेज लेवल पे पहुंचा, तो अजमेर यूनिवर्सिटी थी मेरी उस टाइम में, मैं 5 बार चैंपियन रहा अजमेर यूनिवर्सिटी का। फिर ऑल इंडिया इंटर खेला मैं, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में मैंने मेडल लिया, एबल में जूनियर नेशनल मेडल लिया। और जॉब जो मैंने पहली जॉब ली वो सामान्य खिलाड़ियों में ट्रायल दे करके ली मैंने। निश्चित रूप से बहुत ही ये एक बड़ी बात है। और एक छोटा सा घटनाक्रम, क्योंकि पहले हमने शेयर भी किया था, ये सब कुछ हुआ कैसे, घटना कैसे हुई कि आपका ये हाथ गंवाना पड़ा? ये मेरे गांव के पास ही एक लाइट की लाइन गुजर रही थी, और वही बात है, गांव में लाइट नहीं थी और करंट लग गया। Oh my God। तो उसमें मैं पेड़ पे चढ़ गया और उस पे वो करंट आ गया, टच हो गए थे टहनी कुछ। तो फिर मेरा 4 महीने एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला। वो जिंदगी के बहुत बुरे दिन थे, बड़ा निराशा का टाइम था। हॉस्पिटल में चिल्लाता रहता था क्योंकि इतना ज्यादा जल गया था, पेन बहुत आता था उस टाइम। लेकिन 4 महीने निकले, उसके बाद घर वापस पहुंचा तो ऐसे लगा नरक से स्वर्ग में आ गया। वो एक दौर रहा। देवेंद्र जी, अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आप किसे देंगे इस श्रेय? इसमें मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो मेरी मम्मी को दूंगा, क्योंकि इंडिया में हर पेरेंट्स का एक सपना होता है उसका बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बने। बिल्कुल। और मेरे मम्मी पापा का, मम्मी का खास करके ये सपना था कि मेरा बेटा खिलाड़ी बने। तो मेरे को उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि खिलाड़ी नहीं बनना है, ऐसे नहीं बोला बेटा पढ़ ले डॉक्टर बनना है तेरे को, नहीं, तेरे को अच्छा लगता है वो कर। उसके बाद मेरी वाइफ भी नेशनल प्लेयर थी उस टाइम, बाद में भी खेली ऑल इंडिया इंडस्ट्री, तो उनको गेम का नॉलेज था। 2010 में एक बार गेम भी छोड़ रहा था, वाइफ ने कहा कि नहीं अब तो फिर से आपको ही करना चाहिए। वाइफ ने आपसे भी बताया था कि 2010 में मैंने छोड़ दिया था, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ती हूँ गेम, आप 16 तक भी खेल सकते हैं। 16 में ओलंपिक मेडल लिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, फिर 18 में फिर छोड़ने वाला था। वाइफ ने फिर कहा फिजियोथेरेपिस्ट से दिखाओ ठीक हो जाएगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मम्मी का और वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा लाइफ में, देखा जाए बहुत ही, मतलब इससे बड़ा किसी का योगदान नहीं रहा मेरी लाइफ। अभी कोई नेक्स्ट मिशन आपका कि अब मुझे उसके लिए तैयारी करनी है? अभी मेरे 2 इवेंट हैं, बड़े इवेंट हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप है जापान में हमारी, हाँ, अगस्त में, और अक्टूबर में पैरा एशियन गेम है चाइना में। तो अक्टूबर 2022 में। अच्छा, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी 2022 में? हाँ, 22 में, 1 साल बाद में है इवेंट। वो मेरा टारगेट है, और उसके लिए मैं जल्द ही जयपुर को छोड़ के ट्रेनिंग सेंटर में चला जाऊंगा जी। तो लगभग 1 महीने करीब हो गए, परिवार से मिल लिया, 10 दिन और 12 दिन और रहूंगा यहाँ पे, फिर निकल जाऊंगा यहाँ से ट्रेनिंग पे। और मैं चाहता हूँ देश के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतूं, हमेशा मेरा ये टारगेट रहा है और रहेगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं कि उनके लिए कोई मैसेज, युवाओं के लिए मैसेज? युवाओं को विशेष तौर पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सफल होने के लिए आप अपने आप पे विश्वास करें कि मैं कर सकता हूं, डिसिप्लिन में रह के कॉन्फिडेंस के साथ, और एक जुनून अपने अंदर पैदा करें कि मैं ये काम करूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको चैलेंज कर देगी, आपको हरा देगी।
निश्चित ही आप किसी भी क्षेत्र में हो विजेता बनोगे। तो चलिए देवेंद्र झाझड़िया जी की वो सफलता और जज्बे की कहानी आपने पूरी सुनी, उन किन परिस्थितियों से कहां तक चलते हुए इस सफर को तय किया है। बड़ी पथरीला ये कहें कि कटीला या फिर उबड़ खाबड़ जब हम सफर को तय करके मंजिल तक पहुंचते हैं तो उसका आनंद भी कुछ अलग ही होता है, एक जोश भी अलग होता है, एक जुनून भी अलग होता है कि चाहे रास्ता कैसा भी हो लेकिन सफर तय करके मुझे मंजिल तक पहुंचना है। वही देवेंद्र झाझड़िया जी ने किया। और जन टीवी की ओर से आपको शुभकामनाएं कि हम वापस मिलेंगे। जो 5 साल पहले आपका प्रॉमिस आपने किया था जन टीवी के साथ में, आपने पूरा किया और 1 साल बाद आप एक बार फिर डबल धमाका करके देश को समर्पित करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।